नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप 9th क्लास के इतिहास के पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य जो बातें थी, तो मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में महिलाओं को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा उनकी स्थिति को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो तृतीय स्टेट की अधिकतर महिलाओं को जीविकापार्जन के लिए काम करना पड़ता था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट में राजा होता था, उसका परिवार होता था। दूसरे स्टेट में पाद्रीवर्ग और राजा के रिश्तेदार और अन्य सामंत थे। और तीसरे स्टेट में अन्य जनता, जिनमें कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जिनके पास छोटी छोटी जमीन थी, वो किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, शिल्पकार इत्यादि। तो इस तरह से फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो जो तीसरा स्टेट थी उसकी जनसंख्या ज्यादा थी। प्रथम स्टेट की जनसंख्या कम थी, दूसरे स्टेट की जनसंख्या थोड़ी उससे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या तीसरे स्टेट के लोगों की थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विशेष अधिकार प्राप्त थे वो प्रथम स्टेट को ज्यादा थे, फिर दूसरे स्टेट को विशेष अधिकार थे, और तृतीय स्टेट को कोई अधिकार नहीं था। तीसरी बात ये थी कि जो कर थे, टैक्स थे, वो सारे के सारे टैक्स तीसरे स्टेट को दिए जाते थे। तीसरे स्टेट ने लोगों को टैक्स देने पड़ते थे, जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई। तो इसमें जो महिलाओं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जो तृतीय स्टेट की महिलाएं थी उनको अपना जीवन चलाने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। वे कपड़े धोने तथा घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर थी। वे बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। दूसरी बात, उनमें से अधिकतर को शिक्षा अथवा नौकरी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। वो शिक्षित नहीं थी, नौकरी नहीं कर सकती थी। एक मजदूर के रूप में उन्हें पुरुषों की अपेक्षा मजदूरी भी कम मिलती थी। अर्थात उसी काम को यदि पुरुष करता है तो उसको तनख्वाह पैसे ज्यादा मिलते थे, और उसी काम को यदि महिला करती थी तो उसको पैसे कम मिलते थे। तीसरी बात, उन्हें कम उम्र में ही अपने माता पिता द्वारा शादी करने के लिए बाध्य किया जाता था। चौथी बात, नौकरी के साथ साथ उन्हें अपने परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती थी। उन्हें खाना बनाने, पानी भरना तथा रोटी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। तो ये इस तरह से यूरोप में महिलाओं की स्थिति थी। एक क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? उसने किन सुधारों को लागू किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। 1815 में क्रांति हुई, तो उस टाइम में लुई 16वें का जब हटा दिया गया तो आम जनता ने जो है शासन किया। उसी बीच जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया गया। तो उसने जो है अपने 1804 में सम्राट घोषित किया। इससे पहले वह डायरेक्टरी में प्रथम डायरेक्टर था। उसने क्या क्या सुधार किए? नेपोलियन स्वयं को यूरोप को आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निम्नलिखित सुधार किए। पहला, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। दूसरा, उसने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ सुधार किए। अब एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है कि जैकोबिन क्लब पर टिप्पणी लिखिए। जैकोबिन क्लब क्या था? तो इस क्लब का आरंभ, इसका उत्तर है कि जो जैकोबिन क्लब है, इस क्लब का आरंभ क्रांति के आरंभिक काल में ही हो गया था। आरंभ में उसकी नीति नरम थी, जैकोबिन क्लब की नीति नरम थी, और उसमें सब प्रकार के सुधारवादी लोग एकत्रित थे। क्लब का मतलब इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जिस तरह से भारत में राजनीतिक पार्टी होती है, ये भी एक राजनीतिक पार्टी के कैसे स्टार्ट होती है उसका ये स्टार्टिंग का स्टेप है। आरंभ में इसकी नीति नरम थी, उसमें सब प्रकार के सुधारवादी लोग एकत्रित थे, परंतु धीरे धीरे इसकी नीति उग्र होती गई और मिराबो, लाफायत जैसे नरम विचारों वाली सदस्य उससे अलग हो गए तथा क्लब का नेतृत्व रॉबस्पियर जैसे उग्र विचारों वाले लोगों के हाथ में आ गया। इस क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। इस क्लब का प्रधान स्थान पेरिस था। इस क्लब के सदस्य लंबी धारीदार पतलून पहनते थे, इसलिए इन्हें सौकुलात भी कहा जाता था। इसकी 400 के लगभग शाखाएं थी।
जो सारे देश में फैली हुई थी। धीरे धीरे ये क्लब अधिक शक्तिशाली हो गया। क्लब का तात्पर्य हम इसे पार्टी कह सकते हैं, राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस की सत्ता पर जैकोबिनों का नियंत्रण स्थापित हो गया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि नेपोलियन के पतन के मुख्य कारण क्या थे, या वाटरलू का युद्ध कब और क्यों लड़ा गया। तो ये फ्रांस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पार्ट में भी। तो इसका उत्तर हम स्टार्ट करते हैं कि वाटरलू युद्ध मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के मध्य सन 1815 में हुआ। अब मित्र राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया तो मैंने पहले भी आपको बताया पुराने वीडियो में कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो दो गुटों के बीच में लड़ा गया, एक मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच में। तो मित्र राष्ट्र जो थे वो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस, ये 4 राष्ट्र थे। और धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 राष्ट्र थे। तो ये जो नेपोलियन का जो वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के मध्य में सन 1815 में हुआ, जो इसका कारण नेपोलियन के पतन है। वही कारण वाटरलू के युद्ध में इस प्रकार है कि अत्यधिक बर्बादी, पहला टॉपिक है, इसका हम हेडिंग देते हैं अत्यधिक बर्बादी। सन 1798 में अपने उत्थान से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने युद्ध ही युद्ध लड़े और यूरोप की शांति भंग किए रखी। एक अनुमान के अनुसार उसने इन 18 वर्षों में 60 युद्ध लड़े, जिनमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए। इस कारण अब लोग नेपोलियन को लड़ने के लिए खुला छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, लोग वह युद्ध के पक्ष में नहीं थे। नेपोलियन को जनता हर स्थिति में मार डालना चाहती थी, उससे दुखी हो गई उसके युद्धों से, क्योंकि अत्यधिक बर्बादी हो रही थी। दूसरा इसका हेडिंग है सभी देश नेपोलियन के विरुद्ध हो गए थे, कि अपने सैनिक अभियान के समय नेपोलियन ने किसी देश या जाति को नहीं छोड़ा था। जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, रूस, हॉलैंड और बेल्जियम कोई उसके प्रभाव से नहीं बच पाया था। अतः ये सभी देश नेपोलियन के कट्टर शत्रु बन गए थे और उसके पतन के लिए हर समय प्रयास करने वाले थे। तीसरा पॉइंट है पोप का अनादर। नेपोलियन ने पोप को भी, जो रोमन कैथोलिक धर्म का प्रमुख नेता था, नहीं छोड़ा था, उसकी भी बेइज्जती कर दी थी। उसने पोप को न केवल उसके पद से हटा दिया, वरन उसके अधीन राज्यों को भी उसने साम्राज्य में मिला लिया। ऐसी बात को रोमन कैथोलिक लोग भला कैसे सहन करते। अतः वे नेपोलियन को सर्वनाश करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि संसार में धर्म की बातें सभी लोग मानते थे। तो फ्रांस में भी इसकी बात मानते थे, रोमन कैथोलिक चर्च की। बहुत रोमन कैथोलिक चर्च जो रोम, जो इटली में था, आज का जो इटली है उसका पुराना नाम रोम है। तो वहाँ का जो रोम का कैथोलिक चर्च है, उसकी लोग बाग, उसके पोप की चर्च का जो मुख्य पादरी था, उसकी लोग बाग बहुत बात मानते थे। तो नेपोलियन ने उस पोप को हटा दिया, उसके अधीनस्थ, उसके जितनी बात मानने वाली जमीन वाले सब कुछ अपने साम्राज्य में मिला ली थी। चौथा पॉइंट है सभी राजनीतिक शक्तियों का नेपोलियन के विरुद्ध हो जाना। उसके अत्याचार से यूरोप के सभी देश अपने परस्पर मतभेदों को बुलाकर संगठित हो गए। उन्होंने सभी ने साधनों को जुटाया और संगठित होकर नेपोलियन के सर्वनाश के लिए तैयार हो गए। पांचवा पॉइंट है नेपोलियन की विजयों का सपना टूट गया। नेपोलियन के अत्याचारों की समक्ष काफी समय तक यूरोप के विभिन्न देश शांत रहे, क्योंकि नेपोलियन की प्रहार शक्ति पर्याप्त प्रबल थी और वह अजय था। चढ़ती हुई आंधी तूफान के सामने भले कौन ठहर सकता है। सन 1813 में लैपजिंग के युद्ध, बैटल ऑफ लैपजिंग में मित्र देश उसे करारी हार दे चुके थे। अतः अब सभी के हौसले बुलंद थे। अब उन्हें नेपोलियन पर विजय प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं था। वे सब जानते थे कि नेपोलियन कमजोर हो चुका था और अब थोड़े से प्रयास से ही बर्बाद हो सकता। अतः सभी देश व जनता नेपोलियन के अंतिम युद्ध, वाटरलू एक जगह का नाम है, वहां पर युद्ध करने को तत्पर हो गए। इस प्रकार ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का पतन हुआ। धन्यवाद।